हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LNG लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपका मेंटर सागर सिन्हा एंड फ्रेंड्स, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई केमिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस को। चैप्टर वाइज यहां पर आपको डिस्कशन देखने को मिल रहा है। हर एक कंटेंट का, हर एक टॉपिक को आपको एक स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ओके, ऑलरेडी दिस इज चैप्टर 2 फ्रेंड, व्हाट इज एसिड बेसिड एंड सॉल्ट्स। ऑलरेडी जो चैप्टर 1 है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन कर रखा है। उन सभी वीडियोस के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जाकर के देख सकते हो वीडियोस। काफी ज्यादा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, काफी कुछ आपको नई चीजें उससे सीखने को मिल सकती है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पर हम लोग एक ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक ऐसे मोड में प्रिपरेशन कर रहे हैं जो 90 to 95% की जो टारगेट होता है, जो मार्किंग होती है, उसे हम जरूर अचीव करने वाले हैं। जितने भी सीबीएसई 2022 प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, सो दैट आपको सारी स्टडी मटेरियल्स आपके पर्टिकुलर क्लास के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैं सभी वहां पे अवेलेबल करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले जाकर के आप ज्वाइन कर लेना। ओके, मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब पे ऑलरेडी कनेक्ट हो सकते हो। ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एसिड, बेसिड एंड सॉल्ट चैप्टर के बारे में। ऑलरेडी 2 पार्ट्स में वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी डल चुके हैं। उन लोगों ने उस पर्टिकुलर वीडियोस में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एसिड्स। सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन करा है। इंडिकेटर्स होते क्या हैं, किस तरीके से एसिड एंड बेस के कैटेगराइजेशन में, डिस्टिंग्विशिंग में वो हेल्प करने वाले होते हैं। ओके, कल की पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था फ्रेंड्स कंप्लीट एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, कितने तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया, इन सब के बारे में आपको, एसिड्स के बारे में जो लास्ट वीडियो है वो आपको देखनी होगी, उसमें आपको कंप्लीट डिस्कशन मिलने वाला है। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग, हो सकता है ये वीडियो लेक्चर बहुत शॉर्ट हो, ठीक है, ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में आई विल बी डिस्कसिंग ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उन सभी को हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। कोई भी अगर दिक्कत होती है, डाउट होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि ये पर्टिकुलर सेक्शन में डाउट है। ठीक है, कोई भी पर्सनल क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता सकते हो। आगे किस तरीके से कंटेंट आप कंपाइलेशन देखना चाहते हो, और क्या मैं और किस तरीके से आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता हूं। देखो, आपको एक तरीके से अपने दिमाग में स्ट्रेटेजी अभी से ही बिल्डअप करनी है कि मुझे कहीं ना कहीं एक टारगेट अचीव करना है। ठीक है, अगर आप टारगेट अपने दिमाग में सोच करके चलोगे तो आप कहीं ना कहीं इजिली उसके तरफ सोचोगे और अचीव करने की कोशिश करोगे। ठीक है, एट ए रैंडम बहुत बच्चे होते हैं जो 2 महीने पहले सोचते हैं कि 90 to 95% मार्किंग करनी है, और कहीं ना कहीं वो स्कोर भी कर जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनका एक तरीके से बेस जो है वो अच्छा बना हुआ है ना। उन्होंने पहले के टाइम पे काफी मेहनत कर रखी है, दैट्स वाई उनको रिवीजन के टाइम पे इतना ज्यादा मेहनत या इतना ज्यादा फोकसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और उन्होंने एक अच्छा मार्किंग जो है स्कोर कर लिया। मैं खुद अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरे खुद, अगर 10th की बात करूं तो मेरे खुद 10 CGPA आए हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि किस तरीके से स्ट्रेटेजीज, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको करनी चाहिए, सो दैट आप अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर? इन सब के ऊपर मैं आगे कंप्लीट फुल वीडियो डिस्कशन लाइव सब कुछ लेकर के आऊंगा, तो आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कर देना। ओके, शेयर कर देना इनको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी बच्चों के साथ, सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में जहां इस तरीके की जेन्युइन कंटेंट की जरूरत है, जहां पर बच्चे अभी भी पेड कोर्सेज अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, तो वहां पर उनकी पढ़ाई के लिए दिस इज द प्लेटफॉर्म जो कि यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, दिस इज माई इनिशिएटिव कि जो बच्चे अभी भी पेड कोर्सेज नहीं अवेलेबल करवा पाते हैं या नहीं ले सकते हैं, एंड स्टिल उनमें काफी टैलेंट है एंड वो पढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ करके काफी अच्छा अचीव कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आगे मैंने ऑलरेडी बताया एसिड्स के बारे में, ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन पिछले लास्ट वीडियो करा है, सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज हम पर्टिकुलर डिस्कस करने वाले हैं इन सब के बारे में, एंड दैट इज पर्टिकुलरली प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ओके, अब देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टीज के बारे में अगर डिस्कस करा जाए तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, कलर चेंज के बारे में। कलर चेंज जो है वो कहीं ना कहीं काफी मैटर करता है, काफी ज्यादा वेटेज होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ओके, एसिड का कलर चेंज क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स, तो जब मैंने पढ़ाया था इंडिकेटर्स के बारे में तो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो दिस इज द प्राइमरी चीज जो आपको एसिड्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि एसिड जो होते हैं उनकी 2 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला होता है कि कलर चेंज, दैट इज ब्लू लिटमस टू रेड कन्वर्ट करने का। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये था फ्रेंड्स कि वहां पर वो क्या करते हैं, उनका सार टेस्ट होता है, खट्टा होता है एक तरीके से, है ना, उनकी जो टेस्ट होती है वो सार होती है। ठीक है, और उसी तरीके से फिर हम लोगों ने ऑर्गेनिक, मिनरल, इन सभी एसिड्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर रखा है। ओके, आगे
सार टेस्ट, मैंने अभी डिस्कस करा कि सार टेस्ट, उनका जो टेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं किस तरीके का होता है, खट्टा होता है ना। अब ऐसा नहीं कि आप एसिड को टेस्ट करने लग जाओगे कि क्या एसिड का मैं टेस्ट करके देखूंगा, ऑब्जर्व करके देखूंगा कि खट्टा होता है या नहीं। ये पर्टिकुलरली आपको मिनरल या ऑर्गेनिक एसिड्स को ही टेस्ट करने की इजाजत होती है, या आप कर सकते हो कंफर्टेबली। मिनरल एसिड को आप कभी भी टेस्ट नहीं करना, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। इन सब के बारे में कंप्लीट डिस्कशन मैंने लास्ट वीडियो में कर रखा है कि एसिड को किस तरीके से हैंडल करना है, इन सब के बारे में आपको डिस्कशन मिला है। आगे बात करी जाए फ्रेंड तो थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बारे में हम लोग काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है उससे वर्ड निकल करके आया है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड्स की एक्चुअली जो भी यहाँ पर पोलर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो वो अपने जब कंस्टिट्यूएंट आयंस में वो टूट रहे होते हैं, तो जो कंस्टिट्यूएंट आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पर बताता हूँ। जैसे बात करते हैं फ्रेंड्स NaCl की। NaCl एक कंपाउंड है, ठीक है, एक पोलर कंपाउंड कहीं ना कहीं कहते हैं एक तरीके से, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड हम एक तरीके से कहते हैं इसे। तो NaCl की अगर पर्टिकुलरली बात करी जाए तो इसको वाटर में अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर आप डालोगे तो रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलता है, दो तरीके के कंस्टिट्यूएंट आयंस आपको पर्टिकुलरली देखने को मिलते हैं वहां पर सॉल्यूशन में, एंड दैट पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट आयंस आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। यही पार्टिकुलर आयंस जो होते हैं वो आगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने का काम करते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर चीज आपको याद रखनी है, समझनी है कि यहाँ पर इस तरीके से जब आयोनिक कंपाउंड्स का ब्रेकेज होता है, डिकम्पोजिशन यानी कि स्प्लिटिंग देखने को मिलती है, तो वहां पर आपको दो तरीके के कंस्टिट्यूएंट आयंस देखने को मिलते हैं, और वो कंस्टिट्यूएंट आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। ये एक तरीके से क्या होते हैं, ये चार्जेस होते हैं जो कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बात करी जाए फ्रेंड्स तो आगे फोर्थ से लेकर के आगे जब तक लास्ट में जब डिस्कस करूंगा तो ये सारे जो हैं ये केमिकल रिएक्टिविटीज हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की, ठीक है, कि पर्टिकुलर किसी कंपाउंड के साथ एसिड का बिहेवियर कैसा होता है एंड उसके साथ जो रिस्पेक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहां से आप बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज आपके एग्जामिनेशन बेसिस पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर उस तरीके का डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन फ्रेंड्स वहां पर बनता है कि क्वेश्चन आपको एक तरीके से रिएक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है, एंड रिएक्शन में हो सकता है आपको रिएक्टेंट में ए बी करके इस तरीके से दे दिया जाए, प्रोडक्ट भी आपको इस तरीके से दिया जाएगा, एंड आपको ए एंड बी आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो आपको देखना यह है कि रिएक्टेंट किस तरीके का हो रहा है, प्रोडक्ट किस तरीके का फॉर्मेशन करने वाला है। ये सब चीजें आपको केमिकल रिएक्टिविटीज जब आप समझोगे, प्रॉपर्टीज समझोगे, तो आप कहीं ना कहीं इजीली बता सकते हो। हमेशा मैंने बोला है कि रिएक्टेंट के एलिमेंट्स के कंपाउंड को, प्रोडक्ट को आपको जरूर कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करनी है कि कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से कंपाउंड यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड उनसे क्या रिजल्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या कंपाउंड का फॉर्मेशन हमेशा किस तरीके से होता है, वैलेंसीज ओवर इंटरचेंज करते हैं। ओके, तो ये सब कुछ बेसिक चीजें, अगर इन्फॉर्मेशन आपकी बेसिक्स एक तरीके से अगर मजबूत है, कमजोर नहीं है, ठीक है, आपको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री के बारे में पता है, वैलेंसीज इंटरचेंज कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन या कंपाउंड फॉर्मेशन कैसा होता है, तो इन सब के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप कहीं ना कहीं इजिली बता दोगे कि प्रोडक्ट में किस तरीके का फॉर्मेशन होगा, क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, कौन कौन से रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब देखो मेटल और एसिड का सबसे पहला केमिकल यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करा जा रहा है कि एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पर रिस्पेक्टिव सॉल्ट का और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द प्राइमरी रिएक्टिविटी जो आपको पता होनी चाहिए रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर मेटल जो है वो एसिड्स के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं, मेटल बहुत सारे मेटल्स हैं, ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा था पिछली क्लासेस में कि केमिकल जब आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हो तो ऑलमोस्ट काफी सारे आपको मेटल्स देखने को मिलते हैं। मेजरली तीन वहां पे क्लासिफिकेशन किया गया है, पहला मेटल्स है, दूसरा मेटलॉइड्स एंड थर्ड इज नॉन मेटल्स। ठीक है, आगे इनमें सब डिवीजन भी है लेकिन मैं उन पे ज्यादा मेजरली फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेजर जो कैटेगराइजेशन है वो तीन भागों में है एंड दैट इज मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पर एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो यहाँ पर रिस्पेक्टिव सॉल्ट बन रहा होता है। ठीक है, मतलब जो भी मेटल्स है उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल रही होगी। ठीक है, एंड इसी तरीके से और भी, जैसे यहाँ पर पर्टिकुलरली मैंने एग्जांपल लिया है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का, तो यहाँ पर रिस्पेक्टिव जिंक सल्फेट का सॉल्ट जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा होगा एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से और भी बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम रिएक्ट कर सकता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सोडियम आगे HCl के साथ रिएक्ट कर सकता है तो वहां पर Na2SO4 है ना, सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा एंड वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो दिस आर द प्राइमरी रिएक्टिविटी रिएक्शन जो आपको समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि किस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज का बिहेवियर हो रहा है
एसिड किस तरीके से केमिकली बिहेवियर शो कर रहा है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स बोर्ड के एग्जाम के बेसिस पे एंड एग्जाम के पैटर्न के बेसिस पे पूछा जाता है कि जो फूड स्टफ्स होते हैं, फॉर एग्जांपल विनेगर, लेमन जूस एंड ऑरेंज जूसेस, इनको कभी भी मेटल कंटेनर्स में स्टोरेज नहीं करना चाहिए या मेटल कंटेनर्स में नहीं रखना चाहिए। इसका मेन रीजन क्या है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एनसीईआरटीज में, साइड बुक्स में हो गया, या फिर आपके इस साल के बोर्ड के एग्जाम्स में, मतलब प्री बोर्ड के एग्जाम्स के अगर क्वेश्चन देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलरली जो विनेगर है, लेमन जूसेस, ऑरेंज जूसेस, मतलब कहने का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऐसे फूड स्टफ्स जिसमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनका स्टोरेज जो है वो किसी मेटल कंटेनर्स में नहीं करना चाहिए। इसका रीजन पूछा जा रहा है कि क्यों, वाई। तो इसका रीजन क्या है, देखो, बिकॉज कि इन मेटल कंटेनर्स दीज सब्सटेंसेस ओके, तो दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, दिस इज द बेस्ट आंसर कि ये एक्चुअली ये सारे ही जो फूड स्टफ है इसमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपको एसिड प्रेजेंट देखने को मिलता है। ओके, एंड अगर आप इनको मेटल कंटेनर में कंटेन करके रखोगे या बंद करके या स्टोर करके रखोगे तो वहां पर आपको एक रिएक्शन देखने को मिलता है एंड दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज अबव गिवन। ठीक है, जो मैंने अभी अबव आपको रिएक्शन समझाया दैट इज मेटल एंड एसिड वाला, तो वहां पर आपको रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यही रिएक्शन वहां पे हो रहा होता है जब आप फूड स्टफ्स को, फूड मटेरियल्स को किसी पार्टिकुलर मेटल कंटेनर में कंटेन करके रखते हो। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा होता है, द सब्सटेंसेस कंटेन एसिड विच कैन रिएक्ट विद द मेटल्स ऑफ द वेसल टू फॉर्म पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स। ओके, तो यहाँ पर जो भी फूड स्टफ्स हैं वो मेटल में प्रेजेंट, जो भी एसिड्स हैं एक्चुअली, जो भी फूड स्टफ्स में एसिड प्रेजेंट है वो वहां पे मेटल के साथ रिएक्ट करके, जो वेसल्स के मेटल हैं उनके साथ रिएक्ट करके एक पॉइजनस मेटल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा खराब होता है, नुकसानदेह होता है, हमारे हेल्थ को डैमेज करने का काम करता है और हमारे को एक फूड पॉइजनिंग करके एक तरीके का हमें एक रिजल्ट मिल रहा होता है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग जो आपको याद रखनी है अपने घरों में भी। आप इस तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको सर्कुलेट कर सकते हो। ये ऑब्जर्वेशन वाली चीज है कि किसी भी मेटल कंटेनर में आपको कभी भी जो भी विनेगर है, लेमन जूसेस है, ऑरेंज जूसेस है, इनको कंटेन करके नहीं रखना है। ठीक है, इनका स्टोरेज आपको किसी ऐसे सब्सटेंस में करना है, किसी ऐसे कंटेनर में करना है जो कि मेटल ना हो। ठीक है, सो दैट उनका स्टोरेज अच्छा हो, उनके जो भी लाइफ स्पैन है वो उनकी एक हेल्दी हो और किसी तरीके का नुकसान उनके खाने के बाद ना हो। ठीक है, मूविंग अहेड, अब देखो नेक्स्ट अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करें फ्रेंड, तो नेक्स्ट इज एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब देखो यहाँ ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये कहीं ना कार्बोनेट्स के बारे में। ठीक है, कार्बोनेट जो होता है वो कहीं ना कहीं CO3 है ना, ये इस तरीके का मॉलिक्यूल्स के साथ जो भी रिएक्शन शो होता है तो दैट इज नोन एज कार्बोनेट्स। ओके, तो मेटल किस तरीके से, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरीके से एसिड के साथ रिएक्ट करता है इसके बारे में अब पढ़ना है। अब देखो मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है या रिएक्शन शो कर रहा है तो वहां पर आपको रिस्पेक्टिव सॉल्ट देखने को मिलेगा, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा एंड वाटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन हो रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन से। ओके, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करी जाए फ्रेंड, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जब एसिड से रिएक्ट कर रहा होता है तो वहां पर भी आपको रिस्पेक्टिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोनों ही जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं एक जैसे रिएक्शन है, एक जैसे देखने में लग रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट दो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग इन योर हेड कि कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, ये कभी भी इन्हें एक समझने की गलती ना करें। ठीक है, आगे डिस्कस करें फ्रेंड, तो रिएक्शन मैंने आपको एक तरीके से यहाँ पे मेंशन कर दिया, दैट इज पहला सोडियम कार्बोनेट जब HCl यानी कि एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वहां पर आपको रिस्पेक्टिव सॉल्ट, यानी कि सोडियम मेटल है तो सोडियम का रिस्पेक्टिव सॉल्ट देखने को मिलेगा एंड दैट इज NaCl। फिर क्या देखने को मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 देखने को मिलता है एंड वाटर देखने को मिलता है। तो दिस इज द रिएक्टिविटी, दिस इज द रिएक्शन जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड, तो इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, एंड वो जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो वहां पर रिस्पेक्टिव सोडियम का यानी कि मेटल का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है एंड रिस्पेक्टिवली वहां पर आपको एक वाटर मॉलिक्यूल भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो दिस इज द पर्टिकुलर चीज जो आपको याद रखनी है, समझनी है कि इस तरीके से रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं। आपको कभी भी ये जनरल इक्वेशंस या इस तरीके से प्रॉपर्टीज के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो आपको रिएक्शन के फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे
कि ये पर्टिकुलर रिएक्टेंट इस तरीके से एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होने वाला है, ए और बी आपको दे दिया जाएगा, आपको बताना है कि क्या क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। दिस इज द मेन क्वेश्चन, दिस इज द बेसिक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। ये आपको पैटर्न है जिस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड, तो आगे जो एक बहुत ही एक फेमस एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, काफी बेसिक रिएक्शन है, ठीक है, काफी सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं, अपने प्रीवियस अर्लियर क्लासेस में भी आपने ये जरूर पढ़ा होगा। क्या रिएक्शन होता है, एसिड और बेस का जब रिएक्शन हो रहा होता है तो वहां पर एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो वहां पर सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। दिस इज द बेसिक रिएक्शन जो कि आपने अपने पहले प्रीवियस अर्लियर क्लासेस में भी जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, काफी बेसिक रिएक्शन है ये, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NaOH जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो वहां पर रिस्पेक्टिव NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है एंड रिस्पेक्टिव वाटर का यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसी तरीके से काफी अलग अलग यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि और दूसरे एग्जाम्पल भी NaOH H2SO4, ठीक है। ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं एंड इनके अलग अलग रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इन सभी को आपको कहीं ना कहीं रिएक्शन के फॉर्म में याद रखना है, ठीक है, एज अ थ्योरी के फॉर्म में नहीं, इसको रिएक्शन के फॉर्म में जरूर याद रखने की कोशिश करो सो दैट आपको पैटर्न बने, है ना, आपके दिमाग में एक पैटर्न बने कि मुझे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम्स में वो इस तरीके के ही आने वाले हैं, ठीक है। मुझे रिएक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, रिएक्शन का बेसिक्स क्या है एंड रिएक्शन क्या होने वाला है, क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है। तो दिस इज द प्राइमरी 2 और 3 थिंग्स जिस पे आप फोकस करोगे तो आप कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। देखो यार, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां पर अगर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है। बहुत बच्चे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर करते हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर आपको पैटर्न पता है क्वेश्चन कैसे आने वाला है, आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है ना, आंसर राइटिंग जिसे हम कहते हैं वो अगर बहुत अच्छा है तो आपके कहीं ना कहीं इतने मार्क्स जरूर आने वाले, कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मेटल ऑक्साइड कोई अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो वहां पर रिस्पेक्टिव सॉल्ट का एंड वाटर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। आप एक चीज जरूर यहाँ पर देख पा रहे हो कि हर बारी की कहीं ना कहीं रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर का यहाँ पर फॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट के साइड ये जरूर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसे बेसिक से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको काफी बारी देखने को मिलेंगे एसिड के रिएक्शंस में, ठीक है। बस आपको रिएक्टेंट के ऊपर फोकस करना है और रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट जो है वो सॉल्ट एंड वाटर कहीं ना कहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से पैटर्न बना करके अपने दिमाग में याद रखना है सो दैट आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर होगी। अब इसी तरीके से मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। मैंने इसी तरीके का एग्जांपल यहाँ पर लिया है, दैट इज CuO, है ना, कॉपर ऑक्साइड का जब क्यूपरस ऑक्साइड जिसे कहते हैं, यहाँ पर जब रिएक्ट करता है जब HCl के साथ तो यहाँ पर रिस्पेक्टिव कॉपर क्लोराइड, ठीक है, उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है एंड वाटर का यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द पर्टिकुलर रिएक्शन जो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ये सारे ही जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सब आपको याद रखने, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में ये आपके देखा जाए पर्टिकुलरली टेस्ट में या एग्जाम्स में, सेमेस्टर एग्जाम्स में, इनमें कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि यही आने वाला है, ठीक है। तो आपको ये 7 या 8 जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सभी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी जाए फ्रेंड, तो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, ठीक है। मतलब एसिड्स के पास क्या होता है, जला देने की ताकत होती है, जला देने वाली उसके पास शक्ति होती है, ठीक है। जैसे शक्ति होती है ना सबके पास, जैसे सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति है, स्पाइडरमैन के पास वेब बनाने की शक्ति है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इस तरीके की भी शक्ति है, थॉर के पास कुछ और शक्तियां हैं। तो इसी प्रकार से आज के टाइम पे एसिड्स के पास भी बहुत ज्यादा शक्तियां हैं और वो शक्तियां क्या है, कोरोसिव नेचर। बिल्कुल एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है। एसिड बर्न्स, है ना, जलाने में काफी ज्यादा क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। मिनरल एसिड, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है फ्रेंड्स कि एसिड मिनरल्स काउज सेवर बर्न्स ऑन द स्किन एंड अटैक एट ईट अप मटेरियल्स लाइक क्लॉथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो मिनरल एसिड जो होते हैं, मैं स्टार्टिंग से जब अर्लियर वीडियोस में भी मैंने डिस्कस करा था कि जो मिनरल एसिड होते हैं वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसानदेह होते हैं, डेंजरस होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें उन्हें संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली जब स्किन पे गिरेंगे, क्लोथ पे, वुड पे, मेटल स्ट्रक्चर पे या दूसरे कंस्ट्रक्शन सब्सटेंसेस पे गिरेंगे, मेटल आयरन ऑब्जेक्ट्स पे गिरेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें जलाने का, उन्हें कोरोड करने का काम करते हैं, ठीक है। टॉप मोस्ट लेयर जो होती है वो बिल्कुल खराब हो जाती है, बिल्कुल एक तरीके से लगता है वो जल चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है एसिड्स में अपना कोरोजन को शो करने का, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड तो स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है NaOH, यानी कि कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हैं जो कि काफी ज्यादा कोरोसिव नेचर के होते हैं,
ठीक है, और हमारी स्किन को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ठीक है, तो एसिड्स ही नहीं, स्ट्रॉन्ग बेसेस भी हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है, हमारी त्वचा के लिए, हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है, इसलिए हमें इन दोनों को काफ़ी संभाल करके इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। वीडियो मैंने पहले ही बोला था शॉर्ट होगी, छोटी होगी। ठीक है, सो दैट अब हम लोग कंप्लीट नेक्स्ट बेसिस के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज एंड देन विल मूव टू सॉल्ट। तो चैनल के साथ इसी तरीके से बने रहो, आपका काफी अच्छा प्यार और सपोर्ट चैनल को मिल रहा है। इसको शेयर कर सकते हो, जितने ज्यादा ग्रुप में आप उतना ज्यादा शेयर करो। ठीक है, जो भी 10th के बच्चे हैं पर्टिकुलरली इस तरीके के कंटेंट को आप जरूर पढ़ो। नोट्स पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना यार, क्योंकि मैं वहां पर एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाने वाला हूं जिसपे आपकी पूरी बोर्ड प्रिपरेशन मेरे अंडर होने वाली है। ठीक है, जो भी आपकी स्टडी रिलेटेड जो भी दिक्कत आने वाली है वो सब कुछ मैं हैंडल करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर किसी को पर्टिकुलरली स्टडी रिलेटेड में अगर किसी को बुक्स एंड स्टफ्स की भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे या पर्सनली कनेक्ट होकर के जरूर बताओ, जो भी पॉसिबल हेल्प है हम लोग जरूर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपकी पढ़ाई कहीं पे भी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके देन जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी और वो बेसिस के ऊपर है फ्रेंड्स, कंप्लीट बेसिस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बेसिस क्या होते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, फिर उसके बाद सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स लाइक कर देना। ठीक है, शेयर कर देना। ऑलरेडी मैंने बोला सबके साथ आपको शेयर करना है, लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि ऑलरेडी काफी मेहनत लगती है इस तरीके से कंटेंट प्रिपेयर करने में। ओके, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे यूनाइटेड।